हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 13 से 18 मई तक का था। सबसे पहले आई है भारत की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर यूनाइटेड नेशन से, यानी यूएन से। यूनाइटेड नेशंस ने भारत की ग्रोथ को, अपने ही आकलन को सुधारते हुए, जो कि पहले 6.2% था, उसे बढ़ाकर अब 6.9% कर दिया है इस वित्त वर्ष के लिए। अगले वित्त वर्ष के लिए उन्होंने 6.6% के जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्टिंग की है। भारत ने हाल ही के वर्षों में इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और आरबीआई की ग्रोथ गाइडेंस को ऊपर की तरफ ही खींचा है। अभी के लिए तो एक इवेंट रिस्क चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट दोनों तरफ की मूवमेंट्स दिखा सकता है, वो भी तेजी से। ये इवेंट का रिजल्ट में अब ज्यादा समय नहीं बचा है 4 जून के लिए। लॉन्ग टर्म में इन टाइप के इवेंट्स का इम्पैक्ट ज्यादा समय तक नहीं रहता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में इसका असर कुछ हफ्तों तक के लिए रह सकता है। जैसे ही ये बीता हुआ हफ्ता इतना बुरा भी नहीं था कंपेयर टू उसके पहले वाले हफ्ते से, जैसा जहां लग रहा था कि बाजार अभी और नीचे की तरफ जा सकता है और 21,700 को अगर तोड़ेगा तो काफी नीचे के लेवल्स भी चार्टिस्ट को और सबको, मार्केट के एनालिस्ट को नजर आने लग गए थे। और इस हफ्ते में अब इस सेंटीमेंट का उलट हो गया है, जहां पर अचानक से इतनी बड़ी जो रिकवरी आई है मार्केट में, शॉर्ट कवरिंग जो आई है, उससे ऑल टाइम हाई अब काफी नजदीक नजर आने लग गया है। निफ्टी में अब हम 22,502 पर हैं और 22,794 का ऑल टाइम हाई है, यानी करीब करीब 300 पॉइंट अंक ही अब हम दूर रह गए हैं। ये मार्केट को नजर आने लग गया है। मार्केट में अगर पॉजिटिव एंगल से देखा जाए तो इतनी बड़ी एफआईआई की सेलिंग होने के बावजूद मार्केट्स में कोई इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं आई है। अगर देखा जाए तो निफ्टी में ऊपर से करीब करीब 1000 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा देखने को मिला था, जिसे हम रनिंग करेक्शन भी बोल सकते हैं, जो किसी भी बुल मार्केट में 5 to 7% का करेक्शन आना एक नॉर्मल और आम बात होती है। ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत आ रहे हैं वो एकदम कड़क है। अमेरिकन मार्केट्स के साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। फेड की तरफ से भी आए दिन स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं, जो हम हमारे पुराने वीडियो में भी बोल चुके हैं, जिसकी वजह से कभी वो हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। अब इसकी वजह से मार्केट्स में कोई भी बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है इनके स्टेटमेंट्स के बावजूद। एक समय था जब फेड के स्टेटमेंट की वजह से करीब करीब 3 से 4% का मूवमेंट देखने को मिलता था। 2013-14 में जब टेपरिंग की बात चल रही थी, तब हमने बड़े मूव्स भी, यानी 10-10% के मूव्स भी आते देखे फेड के स्टेटमेंट्स की वजह से। लेकिन अब फेड के स्टेटमेंट से उनका इंपैक्ट काफी कम हो गया है डे टू डे बेसिस पर। दूसरी ओर अगर हम देखें तो कच्चे तेल के भाव में भी कंटिन्यूस एक डाउनफॉल आ रहा है। हाल ही के दिनों में हमने $92 का हाई भी देखा था और उसके बाद से कंटिन्यूसली इस कमोडिटी में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। करीब करीब 11 से 12% तक का डाउनफॉल आ गया है इसके हाई से इस मार्केट में अभी तक। चीनी के भी भाव, शक्कर के भी भाव कम होते नजर आ रहे हैं इन दिनों में। तो सिर्फ मेटल्स को छोड़कर काफी दूसरी जो कमोडिटीज है उनमें अभी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इसको हम अगर समराइज करें तो एक तरफ है एफआईआईज की जबरदस्त सेलिंग, दूसरी ओर है डीआईआईज की उतनी ही तेज बाइंग भी है। मार्केट्स अभी कोई फिसला नहीं है ऊपर के लेवल से। ग्लोबली अगर हम देखें तो प्रॉब्लम्स ज्यादा नजर नहीं आ रही है। जियोपॉलिटिकल रिस्क भी एक बार के लिए सहम सा गया है, ठहर सा गया है। कमोडिटीज की वजह से इन्फ्लेशन भी अभी कंट्रोल में नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम अगर देखें तो समय इतना अभी खराब नहीं नजर आ रहा है मार्केट्स के लिए।
मगर हमारे यहां पर अनसर्टेनिटी का जो माहौल है, जो इलेक्शन की वजह से जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसका रिस्क अभी चालू है और ये रिस्क 4 जून को जाकर ही खत्म होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम एक हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस देख सकते हैं। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो मार्केट्स के लिए जो इलेक्शंस अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, हाल ही के वर्षों में, वो 2009, 2014 और 2019 के इलेक्शंस जो हमारे जहन में है अभी, इन इलेक्शंस को देख के अभी के लिए ये पता चलता है कि इलेक्शन के जस्ट 15 दिन पहले मार्केट्स एक आउट परफॉर्मेंस दिखाता है, वो भी 1 से 5% तक का, जो इस समय हम अभी देख रहे हैं। इस पीरियड में मार्केट्स ने अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ये है 2009 को छोड़कर 2014 और 2019 में ये 15 दिन में मार्केट ने 1 से 5% का मूवमेंट दिया था। इलेक्शन के टाइम में 2009 में क्योंकि पूरा नैरेटिव चेंज हुआ था, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था। इसकी वजह से हम इस साल को हम नहीं गिन रहे हैं। तो मार्केट्स में 1 महीने में उसके बाद में मार्केट्स जनरली इलेक्शन के 1 महीने बाद में हमने कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देखा है इन सालों में। तो मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन के 15 दिन पहले से जो मूवमेंट आता है वो एक आउट परफॉर्मेंस रहता है इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले दिन तक, और उसके बाद में अगर इलेक्शन के रिजल्ट बाजार के माहौल के हिसाब से आते हैं तो उसके बाद में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हम 1 महीने इलेक्शन के रिजल्ट के बाद 1 महीने में हमने पिछले 2 इलेक्शंस में नहीं देखा है। तो ये डेटा से ये पता चलता है कि इवेंट के रिस्क के चलते वॉलेटिलिटी 15 दिनों में ज्यादा बढ़ती है, और उसके बाद में जो आउट परफॉर्मेंस है वो इलेक्शन रिजल्ट के दिन खत्म हो जाता है। उसके बाद से मार्केट एक न्यूट्रलाइज जोन में जाने की कोशिश करता है अगले 1 महीने के लिए। जैसे कि मार्केट की एक फिज निकल सी जाती है और एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ जो मार्केट का मूवमेंट होता है वो धीमा पड़ने लग जाता है। जनरली हम लोग सब हिस्टोरिकल डेटा को देखकर ही आगे का कॉल लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी को फ्यूचर पता नहीं होता है। अब इस बार अलग क्या है पिछले डेटा से, जो इस बार की सिचुएशन को यूनिक बनाता है। एफआईआईज की सेलिंग का क्वांटम बहुत ज्यादा है इस बार। वो जो हिसाब से सेलिंग कर रहे हैं, माल बेच के जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्हें किस बात का डर है, और ये इवेंट से पहले अपने आप को बड़ी तरीके से हेज करना चाहते हैं। उन्हें किस बात का डर है ऑफ कोर्स हमें नहीं पता है, लेकिन उनकी सेलिंग से ये लग रहा है कि वो एक बहुत कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं और मार्केट्स में माल बेच रहे हैं। अब जनवरी से अभी तक में करीब 1.25 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं, जो कि बहुत अनयूजुअल है। एफआईआईज ने इतनी बड़ी सेलिंग 4 महीनों में, और वो भी अपने इवेंट के पहले नहीं किए। इवेंट के पहले अगर होता, महीने भर के अंदर होता, तो चलो हम समझ सकते थे कि भाई वो एक इवेंट का रिस्क ले रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस सेलिंग है जिसका आंसर अभी किसी के पास है नहीं। बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी रूमर्स हैं, लेकिन सही जवाब किसी के पास नहीं है। अब उनके सामने है रिटेल इन्वेस्टर्स जो डीआईआई के थ्रू इन्वेस्ट भी करते हैं और डायरेक्ट मार्केट पार्टिसिपेशन भी रहता है। वो उनकी पोजीशन अभी ऑल टाइम हाई पर चल रही है। जैसे उन्होंने अपना मन बना लिया है कि उनको इस इवेंट से कोई भी रिस्क एनालाइज नहीं हो रहा है। उनके हिसाब से जो वो एंटिसिपेट करके चल रहे हैं वही रिजल्ट आने वाला है। ये काफी इंटरेस्टिंग सा आमना सामना है इस बार का। तो बहुत डिफिकल्ट है बोलना कि कौन जीतने वाला है, या यूं कहिए कि कौन सही पड़ने वाला है इस बार। वैसे देखा जाए तो एफआईआईज जो काफी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो किसी भी मार्केट्स में कोई कुछ दिनों का कॉल नहीं लेते हैं, इतना बड़ा रिसर्च करते हैं और इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, कंट्री स्पेसिफिक, कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक। वो इस समय डरते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके सामने है रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनका बोला जाता है कि वो जनरली कुछ दिनों का कॉल लेते हैं, जिनका व्यू हर 100 पॉइंट निफ्टी के मूवमेंट से बदलता सा रहता है।
और वो सेंटिमेंट अभी इस टाइम ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अब आगे के सिनारियो में क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। या तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट का इलेक्शन का जो आउटकम है या तो पॉजिटिव होगा, उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, या अगर मार्केट के अनुरूप अगर रिजल्ट नहीं आता है तो एक पैनिक सेलिंग भी मिल सकती है। इन सब के अलावा एक साइडवेज मार्केट भी हो सकता है। इन तीन के अलावा और कोई आउटकम अभी तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्योरली इलेक्शन वर्डिक्ट के ऊपर में निर्भर करेगा और उसी दिन पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए मार्केट का मूड सेंटिमेंट एकदम बदल गया है इस हफ्ते में। स्पेशली गुरुवार को जब इलेक्शन कमीशन का जो डेटा रिलीज हुआ और उसमें बताया गया कि वोटर टर्नआउट इतना भी बुरा नहीं है, जिसके बाद से मार्केट के जो फियर्स थे वो एक बार के लिए निकल से गए हैं, चले से गए हैं, ऐसा लग रहा है। मार्केट को फियर था कि लो वोटिंग टर्नआउट की वजह से रिजल्ट पर इंपैक्ट होगा और वो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन यहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि लो वोटर टर्नआउट होने से सिर्फ जो सत्ताधारी पार्टी है उन्हीं के रिजल्ट्स पे इंपैक्ट होगा, वो दोनों तरफ बदल सकता है। तो ये जो मीडिया में जो उछाला जा रहा है कि लो वोटर टर्नआउट की वजह से एक ही पार्टी को नुकसान होगा, वो थोड़ा सोचने लायक है। दूसरा हम देखे थे कि कौन से स्टॉक्स में अभी इस बार बहुत जोर से रैली आई है, तो उसमें डिफेंस बहुत बड़ी रैली, सरकारी कंपनीज बहुत अच्छी रैली, कुछ खास कॉर्पोरेट जिनका इलेक्शन से जनरली कुछ ना कुछ कोरिलेशन होता है, या फिर वो कंपनीज जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, उनके स्टॉक्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। अभी के लिए अगर देखा जाए तो एग्जिट पोल से एक मेजर एक्शन चालू हो सकता है मार्केट में, और वहां से रिजल्ट्स के दिन तक एक नैरेटिव में भी काफी बदलाव आ सकता है, जो इस समय लग रहा है। पिछले एक हफ्ते से मार्केट में एक ड्रामेटिक मूड में चेंज आया है, बदलाव आया है। उसी प्रकार से पॉलिटिकल नैरेटिव भी चेंज हुआ है। पिछले इलेक्शंस के टाइम में यह देखा जाता था कि पॉलिटिकल नैरेटिव जैसे जैसे चेंज होता था, बाजार का मूड चेंज होता था। इस बार उलट नजर आ रहा है, बाजार के मूड के हिसाब से पॉलिटिकल नैरेटिव भी चेंज हो रहा है। वैसे देखा जाए तो दूसरी ओर से जून और जुलाई के महीने में वहां से भारत में वर्षा की शुरुआत हो जाती है, और इस साल आईएमडी के अनुमान के अनुसार वर्षा अच्छी हो सकती है अपने देश में। गत वर्ष एल नीनो के चलते बारिश में शॉर्टफॉल देखा गया था, जिसकी वजह से रूरल डिमांड में काफी कमी भी आई थी। हमारे देश की बारिश पर काफी निर्भरता है, और अच्छी वर्षा होने से पूरी इकोनॉमी को काफी फायदा भी होता है। सोमवार से इलेक्शन में हमारे देश के 5वें चरण के इलेक्शन भी मतदान होने वाले हैं, जिसके बाद फिर से मार्केट डेटा पॉइंट्स के आधार पर मूवमेंट दे सकता है। वोटर टर्नआउट इस बार खास सबका ध्यान रहने वाला है वोटर टर्नआउट पर भी, और जिस हिसाब से ही मार्केट का मूवमेंट भी आने की उम्मीद है। शनिवार को एक स्पेशल सेशन हुआ जिसमें एक एक घंटे के 2 सेशन हुए। बाजार एक सीमित दायरे में ही ट्रेड किया, क्योंकि पार्टिसिपेशन की भी कमी थी, और दूसरा सभी स्टॉक्स में 5% का सर्किट फिल्टर भी लगाया था ऊपर और नीचे दोनों की तरफ में, जिसकी वजह से मार्केट में खास कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। वैसे अभी इंडिया विक्स इस समय में 20 के करीब चल रहा है, और अभी के लिए स्टेबल भी नजर आ रहा है, 1-2% का मूव इधर उधर। अब यहां से कुछ एफआईआईज की भी बातें कर लेते हैं। एफआईआईज ने अपनी सेलिंग स्प्री कंटिन्यू करते हुए टोटल इस माह की सेलिंग को 35,625 करोड़ पर ले गए हैं, जिसमें शुक्रवार के सेशन में एक इकलौते सेशन में उन्होंने सेलिंग पर ब्रेक लगाते हुए उन्होंने कुछ 1500 करोड़ की ऑड बाइंग भी की है, जो इस मई महीने की पहली बाइंग का फिगर उनकी ओर से देखा जा सकता है। शनिवार को लैक ऑफ पार्टिसिपेशन के चलते हुए उनका सेलिंग फिगर 98 करोड़ यानी 100 करोड़ के नीचे रहा। एफआईआईज ने इस हफ्ते भी करीब करीब 10,000 करोड़ की सेलिंग की है 4 दिनों में, क्योंकि शुक्रवार को उनकी सेलिंग मतलब बाइंग का फिगर था। एफआईआईज के लिए अभी कहा जा रहा है कि वो भारत से पैसा निकालकर चाइना के मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
उनके हिसाब से भारत के वैल्यूएशंस के मुकाबले चाइना के वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, काफी लो पी पर चल रहे हैं और वहां पर इन्वेस्ट करने से एफआईआईज को काफी फायदा होने का अनुमान है। लेकिन ग्रोथ जहां पर है वहां पर प्रीमियम लगेगा ही लगेगा, तो भारत के मार्केट्स में प्रीमियम रहने ही वाला है। अब अभी नहीं तो बाद में एफआईआईज को भारत से नाता नहीं तोड़ सकते, उन्हें भारत फिर से आना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न्स भारत में ही जनरेट होने वाले हैं आने वाले समय में। तो चलिए अब कुछ दूसरे एसेट क्लासेस की भी एक राउंड अप ले लेते हैं। गोल्ड का भाव शुक्रवार को 73,750 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव अभी $2,415 के आसपास जाकर बंद हुआ है, जो कि 2,420 के ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद अभी कुछ $5-7 कम होकर बंद हुआ है। कच्चा तेल भी $79 to $80 के आसपास ट्रेड कर रहा था। हाल ही के दिनों में इस कमोडिटी में कुछ अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बिटकॉइन शुक्रवार के क्लोजिंग सेशन में करीब करीब 67,000 के भाव से $67,000 के भाव के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि पिछले 2 हफ्तों में इस कमोडिटी में $10,000 का उछाल भी देखने को मिला है निचले लेवल से। रुपया भी डॉलर के सामने 25 पैसा घटकर 83.30 पर ट्रेड कर रहा था। अब कुछ निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी 446 अंक बढ़कर 22,502 पर बंद हुआ है। अगर इसके पहले वाले हफ्ते में देखेंगे तो करीब करीब वही 450 पौने 500 पॉइंट की गिरावट भी आई थी। बैंक निफ्टी में करीब 778 पॉइंट की बढ़त के साथ 48,199 पर बंद हुआ है। इसके पहले वाले हफ्ते में कुछ 1,500 पॉइंट की डाउनफॉल देखने को मिली थी। तो अभी तक निफ्टी ने तो अपना डाउनफॉल पूरा कवर कर लिया है करीब करीब, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक सिर्फ आधा डाउनफॉल कवर किया है। सेंसेक्स भी उसी हिसाब से 74,005 पर बंद हुआ है, जो कि 1,341 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। अब बढ़ने वाले कुछ इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी मेटल में बहुत शानदार 7% का उछाल देखने को मिला है। वहीं निफ्टी एमएनसी में भी 5.25% की जोरदार तेजी देखी गई। निफ्टी फार्मा 2.68%, निफ्टी ऑटो 2.16%, निफ्टी में भी करीब 2.03% तक की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए हैं। वहीं घटने वाले इंडेक्स की बात करें, जिसमें निफ्टी एफएमसीजी भाव यानी करीब 0.11%, 0.11% गिरकर बंद हुआ है लाल निशान में। ये सिर्फ गिरने के हिसाब से है, बाकी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अब कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सरकारी कंपनी, डिफेंस कंपनीज का ही समावेश है। सबसे ऊपर है भारत डायनेमिक्स 31%, माजगांव डॉक 30%, बीईएमएल 29.6 यानी करीब करीब 30%, केन्स टेक्नोलॉजी करीब करीब 29%, हिटाची एनर्जी 27%, उसके बाद है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, एसकेएफ इंडिया, टिमकेन इंडिया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंजीनियर्स इंडिया, लिंडे इंडिया, और इसके बाद है वैरॉक इंजीनियरिंग, इरकॉन इंटरनेशनल। ये सभी के सभी स्टॉक्स 20% से 24% की तेजी के साथ बंद हुए हैं, यानी 20% के ऊपर भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इस बार बंद किए हैं। तेजी का ये आलम है। अब कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज जो अकेला इकलौता स्टॉक है जो 2 डिजिट्स में नुकसान खाया है, यानी करीब 13.25% का। इसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया, वो भी करीब करीब 10% के डाउनफॉल के साथ बंद हुआ है। टाटा मोटर्स डीवीआर, टाटा मोटर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, आरती इंडस्ट्रीज, मैनकाइंड फार्मा, देवयानी इंटरनेशनल, होनासा कंज्यूमर्स, डिलीवरी और गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे स्टॉक्स करीब करीब 4 से 9% के डाउनफॉल के साथ बंद हुए हैं। यानी घटने वाले जितने भी शेयर हैं उनमें ज्यादा करके सिंगल डिजिट फॉल है। अब आगे आने वाले हफ्ता की भी बात कर लेते हैं, जो 20 से 24 मई तक का था। सोमवार को वित्त राजधानी मुंबई और दूसरे स्टेट्स में 5वें चरण के मतदान होने वाले हैं, जिसकी वजह से सोमवार को हमारे बाजार में छुट्टी रहेगी। वर्ल्ड मार्केट्स चालू है। शुक्रवार को बाजार की एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए नजर आए, लेकिन जो एक्शन था वो ज्यादा करके मिड कैप में था, जहां पर
डिफेंस, रेलवेज और सरकारी कंपनीज में जबरदस्त तेजी देखी गई। इंडिया विक्स भी 19.8 पर जाकर बंद हुआ है, जो करीब 1% घटा है शुक्रवार के सेशन में। विराट कोहली बैक्ड गो डिजिट का आईपीओ शुक्रवार को बंद हुआ है 9.6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर। इसका प्राइस बैंड था 258 से 272 रुपए का। इशू साइज था 2614 करोड़ का, जिसमें से 1125 करोड़ का फ्रेश आईपीओ था और बाकी का एफपीओ था। माफ कीजिएगा, एफपीओ नहीं, ऑफर फॉर सेल था वो। अब आगे क्या होगा? लोकसभा के 5वें चरण के पहले मार्केट्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी गई है। लगातार 3 दिनों से बाजार ने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग भी दी है। 13 मई को निफ्टी ने 21,821 के लो को छू लिया था। वहां से हम करीब करीब 650-700 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बाजार का पैनिक अभी के लिए भाव में नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी में 22,570 से 22,630 के लेवल पर एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है। इसी रेंज में पिछले बार भी अच्छी एक सेलिंग देखने को मिल रही थी। अब देखना यह होगा कि बाजार मंगलवार को कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सोमवार को इलेक्शन के वजह से यहां पर छुट्टी है। तो जो ग्लोबल मार्केट्स है उसका रिएक्शन आपको सोमवार का रिएक्शन मंगलवार को देखने को मिलेगा। प्लस जो सोमवार को जो इलेक्शन होंगे उसका भी एक फीडबैक जो मिलेगा, उसका भी रिएक्शन लोग अपने बाजार मंगलवार को ही देने वाले हैं। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक डेटा और फंडामेंटल एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। आज जब रिकॉर्ड कर रहा हूं 17 मई 2024, एक दिन ट्रेडिंग सेशन और बाकी है शनिवार का ट्रेडिंग, तो थोड़ा लाइटली लेते हुए शनिवार का ट्रेडिंग सेशन का डेटा यहाँ नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ 2024 और 2004 20 साल बाद क्या वही सिचुएशन बाजार में बन रहा है। तो इसके लिए काफी सारा क्वेश्चन मेरा पास आया था। दैट्स वाई आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ टेक्निकली, थोड़ा इनपुट देने का कोशिश कर रहा हूँ जो लोग टेक्निकल चर्चा करते हैं। तो मेरा बाईं तरफ है 2024 का डेटा एंड 24 का सिनेरियो। मैं कोशिश किया हूँ एक ट्रेडिंग बैंड जो है चैनल के अंदर जो बाजार चल रहा है वो चैनल ड्रॉ करने का, और 1326 बाय डिफॉल्ट मैं जो यूज करता हूँ उसके ऊपर। ये है 2024 का सिनेरियो जो चैनल मैं ड्रॉ करके रखा हूं। तो काफी हद तक देखा जाए तो 2024 जनवरी से मार्केट के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोप के अंदर बाजार चल रहा था। मार्च महीना में थोड़ा पेनिट्रेशन हुआ था, उसके बाद फिर अप्रैल, उसके बाद मई का 17 में जो कैंडल आप देख रहे हैं। जो लोग उस टाइम बाजार में थे, होपफुली देयर जो सिचुएशन है वो लोग जानते हैं। लेकिन जो नया टेक्निकल कर रहे हैं या नया बाजार में आया है, उन लोग के लिए थोड़ा डेटा एनालिसिस करने का कोशिश कर रहा हूं टेक्निकली। तो 2024 में जब ये सिचुएशन था, उस टाइम जो टेक्निकली चैनल बनाया था वो चैनल से छोड़ के ऊपर गया था, लगातार 3 हफ्ता ऊपर चला था। हम लोग ऊपर का जो लेवल्स है जहां ब्रेकआउट पॉइंट था वो था 1856.30 उस टाइम। टेक्निकली ब्रेकआउट होने से हम लोग चैनल का अपर बैंड से 3% ऐड करके देखते हैं कि ये फिल्टरेशन प्रोसेस है, कि अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि चैनल ब्रेकआउट हुआ है। दिस इज नॉट अ फॉल्स ब्रेकआउट, दिस इज नॉट अ पेनिट्रेशन। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो 1856.30 प्लस 3% 1912 होता है, और यहां का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो था 1912। तो एग्जैक्टली उसी फिगर को टच करके बाजार वहां से फिर चैनल के अंदर आ गया। दैट्स वाई मैं इसको पेनिट्रेशन बोल सकता हूं, या टेक्निकली इसको पेनिट्रेशन आप बोल सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत आदमी ट्रैप्ड हो गया था। बहुत आदमी ये सोचे थे कि टेक्निकली ये ब्रेकआउट हुआ है, बट उसके बाद फिर से चैनल के अंदर आना, फिर उसके बाद टेक्निकली चैनल टूट जाना एक लॉजिकल पॉइंट है। उस टाइम भी पॉलिटिकली एनडीए गवर्नमेंट, वाजपेयी जी का गवर्नमेंट था, सभी सोच के रखा था। इनफैक्ट उस टाइम जितना सारा मीडिया था, मेरा नॉलेज में जितना है, मैं उस टाइम बाजार में था,
सभी एनडीए को फेवर में बोला था, लेकिन आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट उस टाइम समझ में आया कि एनडीए नहीं आ रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म किया था इन द हेल्प ऑफ लेफ्ट। उसके बाद बाजार इसको अच्छे से नहीं लिया था। उसके बाद ठीक है, रिकवरी हुआ था, वो अलग बात है, लेकिन उस सिचुएशन में बाजार एकदम सा धराशायी हो गया था। तो स्लोप पहले से नेगेटिव था, खाली पेनिट्रेशन हुआ था ऊपर में। लेकिन इस बार जो सिनेरियो है, इस बार भी कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इंडिया को सीट कम मिलेगा, ये मिलेगा। मैं उस पॉलिटिकल सिचुएशन में नहीं जा रहा हूं। तो उसके कारण बाजार एक पेनिट्रेशन हुआ था, एक नेगेटिव बायसनेस क्रिएट हुआ था लास्ट वीक में। और मैं बात भी किया था कि 21,800 एक राउंड नंबर सपोर्ट एरिया है, कैलकुलेटिव फिगर है 21,777, जो कि ये कैंडल का लो था। मार्केट लास्ट वीक में जो घुमा है वो 21,821 से घुमा है, मतलब एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया से ही घुमा है, बोल 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 सकते हैं हम लोग। अब चैनल जो है इस बार अपवर्ड में है। पॉइंट जो डिफरेंट हो रहा है, लास्ट 2024 में चैनल नेगेटिव था, 2004 में, 2024 में चैनल अपवर्ड है। बट कॉशस क्या है, डाउनवर्ड में भी मैं तीनों डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हूं। इसलिए किया हूं बिकॉज इट्स अ वीकली चार्ट। अगर वीकली बंद होगा तो इस वीक में बाजार बंद होगा। तो ऑब्वियसली स्लोप अपवर्ड है, तो ये वैल्यूएशन ब्रेकआउट करने के लिए जो वैल्यूएशन चाहिए वो वैल्यूएशन मैंने प्री डिटरमाइंड कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहां पर राउंड नंबर है 23,250। 23,250 के ऊपर अगर चलता है तो इससे ब्रेकआउट। लेकिन वो ब्रेकआउट फॉल्स है कि परफेक्ट है, उसके लिए हम लोग को 3% ऐड करना पड़ेगा। तो 3% ऐड करके जो फिगर आता है 23,950। ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेकआउट होता है तो 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो आप 50 पॉइंट ऐड कर लीजिए। दैट मीन्स राउंड नंबर 23,950 से 50 पॉइंट भी अगर ऐड कर लिया जाए तो 24,000 के ऊपर आपको बाजार जाना पड़ेगा। ये आप घर पे आप लोग काइंडली प्रैक्टिस कर लीजिए। फिगर जो है 23,300, इसके साथ 3% ऐड करके देखना पड़ेगा। और फाइनली इस वीक में अगर ब्रेकआउट होता है तो बजट वीक है, सॉरी इलेक्शन रिजल्ट वीक है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले से डिटरमाइंड रहिए। उसी हिसाब से नीचे के हिस्से अगर ब्रेक डाउन होता है तो 22,150 से 3% लेस करके जो फिगर आता है 21,500, राउंड नंबर 21,500 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड होता है दैट मीन्स ये चैनल टूट गया। और उसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो होपफुली हम लोग ये सोच सकते हैं कि चैनल का ब्रेकडाउन हो सकता है और नेगेटिव बायस बाजार के अंदर आ सकता है। तो दैट्स वाई मैं ये कंपेयर करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि 20 साल बाद वही कुछ सिनेरियो बन रहा था कि मार्केट के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन में बाजार क्या गेस कर रहा है। तो होपफुली आप लोग को ये चर्चा अच्छा लगा। मैं कोशिश किया टेक्निकली, मैं राइट भी हो सकता हूँ, रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से ऑनेस्ट एक अप्रोच किया है। आप लोग के ऊपर है डिसीजन क्या लेना है। अब चलिए हम लोग का और एक सिनेरियो जो 2004 में बना था वो एक बार देख लेता हूं। 2004 में और एक सिनेरियो बना था जो डेली चार्ट है। ये 2004 का है डेली चार्ट। मैं यहां पर एक मार्क किया हूं। होपफुली आप लोग को समझ में आ ही जाएगा कि ये था 17 में ब्लैक मंडे, जो जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, एनिवर्सरी डेट है। दैट मीन्स 2004 में इसी दिन 17 मई को बाजार धराशायी हुआ था, 1292 लो फॉर्म हुआ था। उसका पहले देखिए ये रिजल्ट डे था। उसका कितना पहले मार्केट गेस किया था, 13 डीएमए के नीचे कॉन्सिक्यूटिव 3 क्लोजिंग, 1 2 3। दैट मीन 1690, 1692, 1690। ये जब जिस दिन टूटा था बाजार उसी दिन एक नेगेटिव रिएक्शन हुआ था। पहला दिन ये, सेकंड दिन ये। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आ ही गया कि जब जब ऐसा सिचुएशन आता है 13 डीएमए का अहमियत बहुत बार देखा गया। इस बार होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं है, लेकिन हम तो अप्रोच करेंगे। दैट मीन्स इलेक्शन रिजल्ट का पहले हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि इंडेक्स 13 डीएमए क्या ऊपर है या नीचे में है। अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन बाकी है, एक्सपायरी बाकी है, वो दिमाग में रख के आप लोग काइंडली इसको फॉलो अप करते रहिए। तो ये था मेरा कंपेयर। 2024 का चैनल स्लोप नीचे की तरफ था और 13 डीएमए का नीचे क्लोजिंग एक इंडिकेशन दे रहा था बाजार के अंदर हो सकता है एक नेगेटिव बायस बन सकता है, और वो उस टाइम हुआ था। अब क्या है, क्या सिचुएशन है, चलिए एक बार देख लेते हैं।
इस बार कुछ हद तक सिचुएशन ऐसा है। प्रेजेंट सिचुएशन 13 डीएमए के ऊपर है। एक फ्लैट टाइप का बॉक्स के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर ऊपर ऊपरी हिस्से में जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको 60 के ऊपर जाना ही पड़ेगा मोमेंटम क्रिएट करने के लिए। तो दैट्स वाई एक पॉजिटिव बायस में फ्राइडे बाजार बंद हुआ, थर्सडे ऊपर में था। तो होपफुली अगर शनिवार इसके ऊपर रहता है तो मंडे बाजार छुट्टी है, तो काइंडली शनिवार का ट्रेडिंग सेशन दिमाग में मत रखिए, मंगलवार को एक बार देख लीजिए। इस टाइम में अगर क्लोजिंग रहता है और ऊपर की तरफ जाता है तो हायर हाई तोड़ के, तो एक पॉजिटिव बायसनेस क्रिएट हो सकता है। बट ये 13 डीए में जो मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ, आपको इलेक्शन रिजल्ट का पहले, दैट मीन्स 4 जून जो रिजल्ट आएगा उसके पहले मंडे 3 तारीख को क्या स्थिति में इंडेक्स है वो काइंडली ऑब्जर्व कीजिए। क्या वो 13 डीएमए के नीचे है और लगातार 3 दिन है तो नेगेटिव चिंत सोचना चाहिए, सोच विचार नेगेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, लगातार 3 दिन रहना पड़ेगा, तब जाके वो पॉजिटिव थिंकिंग मैं लूंगा। तो ये एक मेरी तरफ से निफ्टी के ऊपर कैलकुलेशन आप लोग को दिखाने का कोशिश किया हूं। अब चलिए हम लोग का बैंक निफ्टी के बात। मेरा बाईं तरफ वीकली बैंक निफ्टी, दाईं तरफ डेली बैंक निफ्टी। होपफुली आप लोग समझ में इतना दिन में आ ही गया होगा आप लोग को समझ में कि 1326 का बीच वाला जोन इज ए वैल्यूएशन जोन, यहीं से बार बार रिबाउंड कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक 50,000 एक राउंड नंबर है, 50 पॉइंट दूरी से रिएक्ट करके आया है। अभी वही रेजिस्टेंस रहेगा 50,000। अगर 50,000 के ऊपर चलता है, बाजार सेंटीमेंट ठीक होता है, तो होपफुली अनदर 1,000 पॉइंट रैली बन सकता है। बट दैट्स अनदर क्वेश्चन। पहले 50 के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए, 50K के ऊपर। ड्यूरिंग द सिचुएशन मार्केट उभर के तो आया है, लेकिन निफ्टी जहां 13 डीएमए के ऊपर है, बैंक निफ्टी 13 डीएमए के नीचे है। तो होपफुली अभी ये बोल सकते हैं हम लोग कि नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव बायस अभी भी है। देखना पड़ेगा कि ये जो जोन है, खास करके 48,260, मैं राउंड नंबर 48,300 के ऊपर लगातार 3 क्लोजिंग बैंक निफ्टी के अंदर फिर से एक पॉजिटिविटी बन सकता है। इसके लिए हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए, बाकी कुछ अभी करने का नहीं है। वोलेटिलिटी अलाउ करना पड़ेगा। आप लोग को थोड़ा सा कॉशस यही देंगे कि अभी का सिचुएशन में नेकेड फ्यूचर थोड़ा अवॉइडेबल है मेरे हिसाब से। या तो आप स्ट्रैटेजी कीजिए या ऑप्शंस, जो स्ट्रैटेजी करते हैं उसी हिसाब से चलिए। मैंने ऑप्शन के पास भी अभी जाना ठीक है ऐसा सिचुएशन में। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैलकुलेटिव सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। अब चलिए वहां पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में जो स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर विश्लेषण करेंगे, टेक्निकली विश्लेषण करेंगे, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खाली आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ा रैंडम सर्चिंग में आया है, कुछ टेक्निकल सर्चिंग में आया है। बी सॉफ्ट, बी एस सॉफ्ट, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एंड पारादीप फॉस्फेट। बट ये स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है। बट इंडेक्स वोलेटिलिटी के हिसाब से काइंडली आप लोग इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक जरूर जरूर इस टाइम देखते रहिए। तो पहले बी सॉफ्ट का टेक्निकल चार्ट देखा जाए, होपफुली आप लोग को समझ में आएगी। टेक्निकल ब्रेकआउट, सपोर्ट, फिर से ऊपर जाना और उसी एरिया में आना, जो कि
38 एंड 50% का जोन का आसपास में। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस ट्रेंड का ड्रॉ किया हूँ। 1326 का जो ब्रेकडाउन हुआ है नीचे के हिसाब से आया है, काफी हद तक जबरदस्त सेलिंग हुआ है, क्रॉस डाउन का कतार पे है। क्या ये क्रॉस डाउन होगा या यहां से पुल बैक मिलेगा, इसके लिए मैं ये चार्ट को ऑब्जर्व करूंगा। और काफी वाइटल एरिया में खड़ा हुआ है ये जोन, तो इसी हिसाब से मैं ये स्टॉक को मेरा रेडार में डालूंगा। एमएससीडी स्लोप इज कंसर्न वेरी नेगेटिव एंड टेक्निकली स्पीकिंग थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में आया है, लेकिन वो काम नहीं आएगा जब तक ट्रेंड चेंज होगा। तो टेक्निकली हम लोग जो देखते हैं ना, टेक्निकली ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो एक एक कैंडल जरूरी नहीं है कि ये रिवर्सल हो जाएगा, बट कोशिश किया है। अब ये फॉलो अप बाइंग होगा कि नहीं होगा, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम लोग को ये स्टॉक के ऊपर नजर रखना चाहिए और टेक्निकल विश्लेषण करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक इंडिया बुल हाउसिंग, कुछ हद तक उसी टाइप का ही है। 1326 का किसिंग पॉइंट क्रॉस डाउन हो सकता है। दोनों एक ही जगह में सपोर्ट दिया है, एरिया सपोर्ट एरिया में ही है। दैट मीन्स बिटवीन द 140 एंड 120 इज अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट जोन फॉर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। काफी सारा रियल एस्टेट स्टॉक्स चल रहा है, मोमेंटम में है, फ्लेवर में है। तो इसी हिसाब से देखा जाए स्टॉक कुछ हद तक क्रिएट किया था मोमेंटम, बट फिजल आउट हो गया। अब ये फिजल आउट किस हद तक चलेगा, इसलिए इस स्टॉक के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा, क्या टेक्निकली ये उभर सकता है कि नहीं उभर सकता है। बाकी काम आप लोग को मालूम है क्या फॉर्मेट में मैं चार्ट देखता हूँ, एमएसीडी, स्टोकेस्टिक्स, आरएसआई, ये सब देख लीजिए। पारादीप फॉस्फेट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन ने काफी अच्छा सपोर्ट एरिया में ये भी आया है, ये भी वो किसिंग जोन के आसपास आ गया, क्रॉस डाउन तो हो चुका है, बट क्या फॉलो अप सेलिंग और होगा, इसके लिए इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा नजर रखिए। क्योंकि एमएसीडी वीकली कुछ हद तक नेगेटिव साइन दे रहा है, तो दैट्स वाई इस स्टॉक के ऊपर भी मेरा नजर रहेगा। पारादीप फॉस्फेट काफी दिन के बाद ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आया था, वो सेलिंग क्या यहाँ पर एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, क्या सपोर्ट होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके लिए मैं ये स्टॉक को नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड नजर में रखूंगा। तो आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकली आप लोग को जस्ट टच एंड गो करके हिंट दिया हूं, क्या क्या वेट ऑफ एविडेंस मैं दिख रहा हूं, और कोशिश करूंगा ये स्टॉक को रेडार में रखूंगा। बी सॉफ्ट, बी एस सॉफ्ट, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, आई बुल हाउसिंग फाइनेंस एंड पारादीप फॉस्फेट। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा एक डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं और व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि आप अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें।
we will not be responsible for anything. Thank you. Bye.